बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठ। सम्मान यहाँ से। ये नहीं है कि हाँ खड़े हो तभी पता चलेगा। निकाल दे, देना है। कोई बालक पानी ले आता तो ज्यादा ठीक है। कौन पानी लाता है मेरे लिए? हम ही ले आए थे। देखिए बोतल वहाँ बाहर रखी होगी, निकाल लेना। हो गई बात? अब पढ़ लीजिए थोड़ा सा। चलिए, बस उम्मीद करता हूँ एक बार फिर आपने घर पे देखा होगा। अच्छा, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस नहीं देखा है? कुछ लोग हैं। हाँ, तो जो नेट नहीं चल रहा है। जैसे विकास पुरुष नाम होता है वैसे एक विकास महिला का नाम होना चाहिए, उसमें रानी शर्मा को रहना चाहिए। और अब तक आप सिलेबस अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे ख्याल से आपको भारत रत्न मिलना चाहिए। चलिए, तो दोबारा स्वागत है आपका अवध कंपटीशन सेंटर के जीएस क्लासेस में। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक टॉपिक इसमें ये दिया गया है, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। एक बार मैंने आपको पढ़ाया था भारत और उसके पड़ोसी देश। संबंध के बारे में भी बातचीत कर लेते हैं। संबंध के बारे में अगर बात करते हैं तो मैपिंग का क्वेश्चन बन जाता है, और मैपिंग में मल्टीटास्किंग हो जाता है, कई चीजें जानने को एक साथ मिलती हैं। तो आज कौन सा टॉपिक उठा रहे हैं हम? भारत और उसके पड़ोसी देश जितने भी हैं उनसे संबंध कैसा है। बात समझ आ रही है? नहीं, अभी चलिए, बात नहीं करेंगे अब, हो गया। भारत के पड़ोसी देश उसके साथ संबंध आज आपका टॉपिक है, आपके सिलेबस में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर बातचीत करते हैं आज। भारत के पड़ोसी देशों को जानने के लिए सबसे पहले एक इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेते हैं। इंडिया का मैप बनाने की लगभग प्रैक्टिस तो कर ही लिए होंगे आप। ठीक है, लगभग ऐसे ही मैप होता है इंडिया का।
आप भी ड्रा कर लीजिए तो थोड़ा आसानी होगी आपको समझने में। कौन है? बाहर कर देंगे आपको तुरंत। बात समझ में आई? मजाक जब मैं करूं तब करिए आप। आपकी वजह से कई बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। शुरू करते हैं। लगभग 8 या 9 मैंने पड़ोसी राज्य आपके बताए थे। लगभग ये उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। इधर कौन सी कंट्री पड़ जाती है आपकी? म्यांमार बोलते हैं इसे। सबके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले नाम लिख लेते हैं। इधर आपका भूटान पड़ जाता है। इसका नाम यहां दे लें तो ज्यादा ठीक है, या फिर अंडू करके ऐसे इधर दिखाएंगे। भूटान हिंदी में भी लिख दें जिससे आपको थोड़ा सा। भूटान, म्यांमार, भूटान। इधर आपका नेपाल भी आ जाता है, आपने सुना होगा तो। नेपाल, इसको भी हिंदी में लिख देते हैं। संबंध के बारे में बात करेंगे बाद में, पहले ये देख लें कि कौन कौन सा है। चाइना, चाइना। इधर आ जाते हैं पाकिस्तान, है ना, साफ साफ ही पता है उसमें कोई। पाकिस्तान। श्रीलंका को भी ले लेते हैं। ठीक। बांग्लादेश को ले लेते हैं इधर। बांग्लादेश। हाँ, अफगानिस्तान, ये तो मैं भूल ही रहा था। ये लगभग इसी पे इसकी सीमा थोड़ी सी टच हो जाती है। अफगानिस्तान। ठीक। इतने देश हैं जो भारत की पड़ोसी देश। आपके सिलेबस में दिया गया है संबंध कैसा है। मेंस नहीं लिखवाना है इसे, कि आपको डिस्क्रिप्टिव में उत्तर लिखना है या 100-200 वर्ड लिखना है। इसके बारे में फैक्ट ही पूछेगा तो इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हैं कि जितने इनके पड़ोसी देश हैं उनके पीएम कौन है, वहां रुपया कौन सी चलती है, कहां कहां सीमा साझा करते हैं। जैसे एक बहुप्रचलित क्वेश्चन है, म्यांमार यहां से शुरू होता है और बांग्लादेश की सीमा तक है। बांग्लादेश की सीमा में भी म्यांमार टच करता है, इंडिया में तो टच ही करता है। अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए कि भारत के कितने राज्य म्यांमार से जुड़े हुए, म्यांमार की बात हो रही है, भारत के कितने राज्य, ये राज्य होंगे ना, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सभी ही तो है। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से साझा करते हैं। अब आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये मैपिंग होनी चाहिए कि कितने राज्य किनारे, तभी तो आप पता लगा पाओगे कि कितने राज्य साझा करते हैं। या फिर भूटान, भूटान छोटा सा है, नेपाल एक साइड में, चाइना एक साइड में, लेकिन भूटान भारत की सीमा से टच में है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो भूटान है भारत की कितने राज्यों से सीमा साझा करता है। ये सब तो मानो इकलौते हैं, पाकिस्तान का या अफगानिस्तान की बात ही अलग है, छोटी छोटी सीमा है, साझा करते हैं, कोई बात नहीं, इनका तो कोई सीमा ही नहीं, श्रीलंका का। लेकिन इधर काफी कॉम्प्लिकेटेड, ये जरूर पूछ लिया जाता है।
तो ये भी देख लेंगे हम आज। साथ साथ में जितने भी राज्य हैं, कितने राज्य हो गए, ओ देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है कौन कहाँ है? मैप बना लिया आप लोग, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, नाम भी ड्रॉ कर लीजिए तो ज्यादा समझ में आएगा। ड्रॉ कर लेते हैं फिर चलते हैं। शुरुआत कहाँ से करें? यहां से करते हैं, ज्यादा इंटरेस्टिंग होंगे आप लोग। पाकिस्तान से। पाकिस्तान भारत से सीमा साझा करता है। बहुत कुछ सुनते होंगे आप इसके बारे में, बहुत कुछ पढ़ते होंगे इसके बारे में। सबसे पहले ये जान लीजिए यहाँ का पीएम कौन है। कोई बताएगा मुझे यहाँ का पीएम कौन है? कोई बच्चा? नवाज शरीफ थे, है नहीं? शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। बड़ी मुश्किल की बात यह है, आप लोग पढ़ते तो हो, इंटरेस्ट भी लेते हो, पाकिस्तान के बारे में खबर सुनने में ज़्यादा रुचि होती है आमतौर पे, लेकिन ये जानकारी अभी रखा करो क्योंकि आपके जानकारी की चीज़ है ये शहबाज शरीफ। और आपको जानकर खुशी होगी जैसे अपने यहाँ 28 स्टेट हैं, पाकिस्तान में केवल 4 स्टेट, केवल 4 ही। बात समझ में आ रही? जितनी उत्तर प्रदेश की आपकी जनसंख्या है उतना पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है। उससे भी कम हो जाएगा। हाँ, आप समझ में आई बात? पाकिस्तान मैं नहीं कहूँगा क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन ये कहता हूँ भारत के आगे कुछ भी उसकी स्थिति नहीं। चाहे भौगोलिक ले लीजिए, आर्थिक ले लीजिए, या फिर वैसे लीजिए आंतरिक सुरक्षा की बात के बारे में ले लीजिए, या रक्षा के बारे में क्या उनका सिस्टम है, क्या अपना है, अपने आगे कुछ भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान भी एक जमाने में भारत का ही हिस्सा था। बात समझ में आई? जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा पाकिस्तानी कहीं अलग से नहीं आए थे, भारत से ही काट के बनाए गए। बांग्लादेश कहीं अलग से आए थे? ये भी नहीं थे। ये सिर्फ इतना अंतर था कि ये बांग्ला बोलते थे। क्या बोलते थे? इसी की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया है? बांग्लादेश। बांग्ला बोलने वाले जितने थे एकजुट हो गए, उन्होंने कहा कि अब हमारा सब कुछ अलग ही कर दीजिए। बात समझ में आई? ऐसे भारत में कई राज्य ऐसे भी हैं जो आज भी ऐसी मांग करते आए हैं कि अगर उनकी बोली अलग है, भाषा अलग है, तो उन्हें अलग कर दिया जाए। जैसे पंजाब भी उन राज्यों में से एक रहा है जो बार बार समय समय पर आने पर वो कहता है कि हमारा राज्य जो है सिख समुदाय अलग बना दिया जाए। लेकिन ऐसा संभव कहाँ है? भारत को अपनी सुरक्षा भी देखनी है। अब अगर ऐसे तो पंजाब के कहने पर अगर उन्हें अलग कर दिया जाए सब कुछ सिस्टम, तो सबको अलग कर दिया जाए। तो तमिल वाले कहेंगे हम दूसरा देश बना दो, मलयालम वाले कहेंगे हमारा देश बना दो। तो इस वजह से सुरक्षा की जो आंतरिक सुरक्षा होती है, इस मामले में तो ये जो सरकार है आंतरिक सुरक्षा, या यूं कहें कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो होता है, विदेशी संबंध जो होता है, इस मामले में ये सरकार बहुत माहिर है। विदेशी मामले का मतलब ये नहीं है कि हाँ विदेशी मुरब्बा, हाँ विदेशी सरकार का मतलब ये है, विदेशी मामले का मतलब ये है कि अपने देश का दूसरे देश से क्या संबंध है, मधुरता है कि कटुता है,
अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये जो 10 साल का कार्यकाल रहा है एनडीए का, ये जो सरकार चल रही है, इसका विशेष संबंध रहा है, बहुत अच्छा संबंध रहा है। जैसे आप देखते हो कि मोदी जी इस मामले में काफी माहिर, किसी भी देश से उनकी कटुता नहीं है, और जहां पे ऐसी बात आती है वो न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल का मतलब अगर किसी देश का समर्थन करना है और उसकी वजह से किसी देश को आहत पीड़ा पहुंच रही तो उसका भी समर्थन नहीं करेंगे। मतलब बहुत ही सावधानी के साथ ये विदेश नीति चला रहे हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान के मामले में भारत हमेशा पेचीदा रहा है। पेचीदा का मतलब कभी इनकी और हमारी बनी नहीं, विरोधाभास होता है, सोच में भी विरोधाभास है, काम में भी विरोधाभास है। ऐसे के हालांकि ये हमारे आगे कुछ भी नहीं, लेकिन विरोधाभास आज भी है। प्राकृतिक बनावट, ये भारत का ही एक जमाने में हिस्सा थे। पहले आप हिस्ट्री का मैप अगर देखेंगे तो ये नहीं होता था, डायरेक्ट ऐसे बना हुआ है। पाकिस्तान अलग नहीं था, बांग्लादेश अलग नहीं था, ये भी पूरा भारत का ही हिस्सा है। बात समझ में आ गई? तो पाकिस्तान के बारे में वैसे है तो बहुत चीज, लेकिन इतना जान लीजिए। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट होता है अपने यहाँ, तो कपास होता है। पाकिस्तान से अपने यहाँ क्या आता है? कपास। चूंकि पाकिस्तान हमसे सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो सीधी सी बात है, खाने पीने की वस्तुएं और जो जरूरतमंद वस्तुएं हैं यहीं से ले जाएगा, और वो बंद करेगा तो हमें नुकसान कम है, हम बंद करेंगे तो उसकी जनता में लाला पड़ जाएगा। उसके यहाँ से क्या आता है? अपने खजूर आते हैं, कपास आते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी वो पैदा कर लेते हैं थोड़ा बहुत, मैं नहीं कहता। जैसे खजूर जो सबसे ज्यादा आता है, कहाँ से आता है? आप देखते होंगे खजूर बिकती है, फ्रूट्स में आते हैं। और कपास, हाँ कपास के मामले में ठीक ठाक है। जैसे गुजरात की जो जलवायु है वही पाकिस्तान की जलवायु, कपास पैदा होने की पूरी परिस्थिति वहां पर है। तो कपास जितनी भी इंपोर्ट होती है, भारत कहाँ से इंपोर्ट करती है? और अपने यहाँ से जितनी सब्जियां जाती हैं, जितने कॉटन जाते हैं, इवन वो कपास से जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो भी हम भी ज्यादा करते हैं। जितने भी कपास से बनी हुई चीजें होती हैं वो भारत ही बनाता है, बना के फिर उन्हें एक्सपोर्ट कर देता है, क्योंकि उनके पास क्षमता कम है। जितनी सब्जी है, जितना दाल है, वो सब कहाँ से इंपोर्ट होता है? भारत से जाता है, एक्सपोर्ट होता है, मतलब उनको निर्यात किया जाता है। और निर्यात करने से हमें जो पैसा मिलता है वो विदेशी खजाने में मदद करता है। बात समझ में आ गई? तो ये स्थिति इनकी। आगे चल लेते हैं। अफगानिस्तान लगभग 150 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। आप मैप में देखेंगे तो छोटी सी जगह ऐसे केवल टच करके चला गया, लेकिन सीमा वो कितनी है? लगभग 150 किलोमीटर की। 150 किलोमीटर का मतलब समझे, यहां से लखनऊ, इतनी सीमा साझा करता है। लेकिन मैप में कितना दिखेगा? बस छोटी सी बिंदु की, यहीं से टच करके अफगानिस्तान। एक ही ब्लॉकेज है, अगर ये रास्ता हम बंद कर दें तो अफगानिस्तान जो है हमारे यहाँ एंट्री नहीं ले पाएगा। लेकिन अफगानिस्तान का जो संबंध हमसे है बहुत ही मधुर है। वो बार बार ये कहते रहे कि हमारा और आपका संबंध जैसा था वैसा हमेशा रहेगा। यहाँ के पीएम कौन है अभी? अशरफ घनी। कौन है? हाँ, एक बार देख लीजिएगा। घनी 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 घनी, अशरफ घनी। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। भूटान के बारे में जान लेते हैं। अब इससे देखिए कई चीजें तैयार हो रही। आप लोग क्या करना है, एक होमवर्क में लिख लीजिए। अफगानिस्तान के पीएम का तो नाम मैंने बता ही दिया है। यहाँ का करेंसी क्या चलता है? जब आप करेंसी तैयार कर रहे हैं तो इसी साथ में तैयार कर लेना जो भारत के पड़ोसी देश है उनकी राजधानी क्या है और उनकी करेंसी क्या है। आपके सिलेबस में है ना करेंसी का नाम। तो जब ऐसे याद करेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है। बात समझ में आ गई? आप देखिए पाकिस्तान में तो शायद रुपया ही चलता है, जो अपने यहाँ की करेंसी वही उनकी। हाँ, अफगानी मुद्रा होता है। इधर आएंगे चाइना में शायद युआन चलता है कि रेनमिनबी चलती है। रेनमिनबी है।
युआन और रेनमिनबी दोनों चलता है, ठीक है, दोनों उसमें देख लेना। भूटान नगुलत्रम, हाँ नगुलत्रम है, भूटान के जो राजधानी है वो थिम्पू है, और यहाँ के पीएम कौन है, शायद लोत्से शेरिंग है, ऐसे कुछ करके हैं। इनका नाम थोड़ा सा अजीब होता है तो मुश्किल हो जाता है कहना। लोत्से शेरिंग है, लोत्ते शेरिंग, लोत्से शेरिंग लिख लेना, एक बार गूगल भी कर लेना, आप लोग देख लेना कि क्या स्थिति। ये रटने वाली चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। और भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। अपनी कॉपी में काफी सुंदर सुंदर बनाइए, हम बोर्ड में कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। हाँ, भूटान के बारे में देख लेते हैं, भूटान कितनी सीमा साझा करता है। तो भूटान तो सबसे पहले सीमा साझा करेगा, अलग बना देते हैं। ये कुछ इस तरह भारत है, ठीक है, ये भारत की स्थिति हमने इधर वाली बनाई है, जो बिल्कुल इधर होता है। बात समझ में आ गई। भूटान की स्थिति कुछ ऐसे ऐसे करके, भूटान को अलग पेन से बनाए तो ज्यादा सही रहेगा। ये है भूटान, ये थिम्पू। थिम्पू मैंने क्यों लिखा, भूटान की राजधानी है। नगुलत्रम यहाँ की करेंसी है, नगुलत्रम। मेरी बात हो रही है कि कितने सीमा साझा कर रहा है। सबसे पहले आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर असम, फिर क्या आएगा, असम, और इधर से एक सिक्किम स्टेट है, क्या है, सिक्किम। तो कितने राज्यों की सीमा साझा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम और सिक्किम। अगर इसके पहले आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाता कि भूटान भारत के किस राज्य से सीमा साझा करता है, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, साझा करता है। पहला ऑप्शन मैंने दिया आपको नागालैंड, दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया मणिपुर, तीसरा ऑप्शन मैंने दिया अरुणाचल प्रदेश, और चौथा ऑप्शन मैंने दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज का हिंदी मतलब होगा इनमें से कोई नहीं। अब आपके सामने 4 ऑप्शन, कौन सा सही है, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। इसके पहले एक क्वेश्चन आपके सामने आते तो शायद कुछ भी गेस नहीं कर पाते आप, क्योंकि ये चीजें पढ़ना जरूरी हो जाती हैं आपके जीवन में। तो 3 स्टेट ऐसा है जो भूटान से सीमा साझा करता है। जब आप ऐसे बनाइए तो लिख दीजिए भूटान की सीमाएं, भूटान की सीमाएं, ठीक है। इसे बना लीजिए, एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया खटाक से।
ऐसे ही म्यांमार कर लेते हैं, पहले इसे उतार लीजिए तो बताए। हाँ आगे देख लेते हैं। एक चीज और बताता चलूं इसके साथ में, इसकी सीमा रेखाओं का भी एक नाम दिया गया है। जैसे पाकिस्तान और भारत की जो बॉर्डर है उसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ लाइन। ये जो अफगानिस्तान है इसका भी कोई बॉर्डर होगा, इसे कहते हैं डूरंड रेखा। अफगानिस्तान वाले को क्या कहेंगे? डूरंड। अक्सर ये पूछ लिया जाता है, डूरंड रेखा। और ये जो है चाइना, चाइना भी भारत से सीमा साझा करता है, कई राज्यों से सीमा साझा करता है। इसकी रेखा को बोलेंगे मैकमोहन रेखा। क्या? ये तो लगभग सब जानते होंगे, मैकमोहन रेखा। अगर छोटे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैकमोहन, रेड क्लिफ, डूरंड, ये सब रटी रटाई चीजें हैं, और जो बच्चे पहली दफा पढ़ रहे हैं वो जान लें। ये जो नाम दिया है मैंने रेड क्लिफ, जो नए बच्चे हैं ध्यान से देख लें। रेड क्लिफ लाइन का मतलब समझे? जैसे भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे नाम दे दिया गया है पूरा। क्या नाम दे दिया गया? उसका क्या नाम है? रेड क्लिफ लाइन। और भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है डूरंड कहा गया। और चाइना और भारत की जो सीमा रेखा है वो क्या है? अब समझ में आ गया? ठीक है। आप चाइना की बात कर रहे थे। चाइना के बारे में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, चाइना के बारे में बातचीत कर लेते हैं। चाइना तो सबसे पहले ये देख लें कि किससे सीमा साझा करता है। सीमा किससे किससे साझा करता है, ठीक ऐसे ही बनाइए। ठीक, इधर वो सीमा साझा करता है, पहला है, मैप बनाना हो तो बना लीजिए, या फिर आपके पास ऑलरेडी हो तो उसी में ड्रॉ कर, ये जान लीजिए कौन कौन है। सबसे पहले JNK से करता है वो, सीमा साझा करता है। फिर एक हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर नहीं है, उत्तराखंड भी सीमा साझा कर लेता है। चाइना, चाइना, चाइना। और इसके अलावा सिक्किम, सिक्किम से भी सीमा साझा करता है। सिक्किम के ऊपर इसकी पूरी नजर है क्योंकि सिक्किम के लोग भी इसी की तरह दिखते हैं। कौन से लोग हैं यहाँ पर? मंगोलाइट लोग। मंगोलाइट की मैंने खूबी बताई थी आपको, छोटी हाइट होती है, रंग गोरा होता है, छोटी छोटी आंखें होती हैं, मतलब मंगोलाइट नेपालियों की तरह दिखते हैं। और एक और है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, पांचवा, 5 राज्य ऐसे हैं भारत के जो चाइना सीमा साझा करता है।
ये हो गया। अब बात कर लेते हैं चाइना को भारत का संबंध क्या है। देखिए चाइना जो है काफ़ी डेवलपिंग कंट्रीज, बात समझ में आई। बिजनेस में तो चाइना भारत से काफ़ी आगे है। रक्षा सिस्टम देखें, डिफेंस सिस्टम, तो चाइना भारत से काफ़ी आगे है। व्यापार में देखा जाए तो चाइना भारत से काफ़ी आगे है। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जिसमें भारत से पीछे हो। आप देखते होंगे कई सारी लिस्ट है जिसमें उत्पादन की बात आती है, चाहे चावल ले लो, चाहे गेहूं ले लो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चाइना ही रहता है टॉप पर। आप सब्जी का मामला ले लो, सबसे ज़्यादा कौन उगाता है पूरे विश्व में? गेहूं सबसे ज़्यादा कौन उगाता है? चावल सबसे ज़्यादा कौन उगाता है? लोहा सबसे ज़्यादा कौन पैदा करता है? सब उसी का नाम ले लो। लगभग कुछ ऐसे हैं जो उनमें नहीं है, बाकी सब में चलता है। सब्जी उसके यहाँ क्यों नहीं होगी? वो जितनी सब्जियां पैदा करता है वो बिल्डिंग के ऊपर छत पे पैदा कर लेता है। सब बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर है उसके पास, मैन पावर इतनी। ऐसे ही समझ लीजिए कि जितनी चीज़ें वहाँ सस्ती क्यों है, मैन पावर ज़्यादा है उसके पास। क्यों ज़्यादा है? अपने यहाँ है तो मैन पावर कम है। ये तो सुना ही होगा कि उसके पास जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, अपने यहाँ से भी ज़्यादा है। विश्व में अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे पहले किसका नंबर आता है? चाइना। हम लोग इसे अब साफ मानते हैं कि हमारे पास जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन वो कहता है ये हमारे लिए वरदान है। कैसे वरदान है आज देखते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या बनता है? जूता बनता है स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स का अगर जूता बनता है तो हमारे यहाँ लेबर काम करते हैं, लेबर कम है, तो लेबर को पैसा भी तो देना होता है मालिक को। मान लीजिए एक जूते की लागत 150 रुपये, 150 रुपये होती, उसके पास लेबर सस्ता है। अपने यहाँ 200 रुपये मजदूरी दोगे तो भी लेबर नहीं मिलेंगे, उसके यहाँ आदमी ज़्यादा है, मैन पावर ज़्यादा है, तो उसके पास तो 150 में भी लेबर मिल जाएंगे, क्योंकि आदमी ज़्यादा है ना, काम करने वाला ज़्यादा है उसके पास। तो जो 150 रुपये की लागत लगानी है तो इस पर 20 रुपया लागत अगर मजदूरी लगाओगे तो 170 हो जाएगा। चाइना क्या करता है? उसके पास लेबर चार्ज बहुत कम लगता है, तो उसका कितना आएगा? 130 के आसपास आएगा। कम करेगा ना लेबर चार्ज वो। तो मैन पावर इनके पास ज़्यादा है तो उसका वो यूज भी करते हैं, हमारे पास कम है तो हम उस हिसाब से जीते हैं। लेकिन हर चीज़ की प्रक्रिया अलग अलग। बिजनेस में वो क्यों आगे? जो मोदी जी 2016 में मेक इन इंडिया लाए हैं, मेक इन इंडिया एक प्रोग्राम चल रहा है, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का मतलब ये है सारी चीज़ें आप इंडियन यूज करो, मतलब इंडिया में ही बनाओ और इंडिया में ही उसकी खपत हो जाए, ऐसा मानना है। ये चीज़ें लगभग 20 साल पहले ही अप्लाई कर चुका है। मेड इन चाइना, मेक इन चाइना। वो ये नहीं कहता कि खुद ही बनाओ खुद ही खपत करो, कहता खुद बनाओ पूरी दुनिया में खपाओ। बात समझ में आई? पैसा कमाओ, उसके पास लागत कमा रही। चाइना के हर घर में से उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली में लोग रोजगार ढूंढते हैं। उन्हें क्या चाहिए? नौकरी। कौन सी नौकरी? सरकारी नौकरी। एक सरकारी नौकरी हो तो ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में 2-3 पीढ़ियां सुधर जाएंगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन आप चाइनीज और जापानीज से मिलकर देखिए, दे डोंट बिलीव ऑन द गवर्नमेंट जॉब। कहते हैं हमें सेल्फ एम्प्लॉयड चाहिए, घर का रोजगार चाहिए। चाइना के हर घर में कोई छाता बनाता है, कोई नट बनाता है, कोई बोल्ट बनाता है, कोई खिलौना बनाता है, घर के पूरे लोग लगे। तो हर घर में जब मेड इन चाइना है तो उसके पास प्रोडक्ट भी ज्यादा हो जाएंगे, ऐसा ही तो होगा। और प्रोडक्ट जब ज्यादा है तो उसे खपत भी तो चाहिए। जब वो हर घर में बनाता ही है चाइना, तो बेचेगा किसे? जैसे अमेरिका के ले लीजिए, अमेरिका का जो संबंध है भारत से क्यों अच्छा है? उसकी वजह वहां के जो भी हैं पीएम या प्रेसिडेंट, अभी कौन है अमेरिका के? ट्रम्प थे, लेकिन अभी कोई चेंज हुआ, उसका नाम मुंह में है, याद नहीं आ रहा है। हाँ, जो बाइडेन, या इसके पहले थे, वो बहुत बड़ा शास्त्री था, बिजनेसमैन था, डोनाल्ड ट्रम्प। वो बार बार इंडिया से आके मिलता है। भाई प्रोडक्ट बनाओगे तो बेचने वाली चीज भी तो चाहिए आपको। जितनी कार का प्रोडक्शन होता है और जितने भी टीवी उसके यहाँ उत्पादन होता है,
उसके यहाँ खपत कम है। अमेरिकी घर में हर रूम में टीवी लगी हुई है ऑलरेडी। मान लीजिए एक घर है, 4 बेडरूम है, तो 4 टीवी पहले से लगी हुई। अब जो टीवी का प्रोडक्शन हो रहा है कहीं तो बिकना चाहिए अमेरिका में, और उनके पास ऑलरेडी हर घर में 4 टीवी अगर लगी हुई है तो खरीदेगा कोई? टीवी कंपनियां चिंतित है। वो कहती हैं अब क्या करें, टेलीविजन का हमारे यहाँ खपत ही नहीं। वो जाके किससे बोलते हैं? मुझसे बोलते हैं, अपने प्रेसिडेंट से चिंता जाहिर करते हैं कि हम बेचे कहाँ। ऐसे एक ही चीज नहीं, बहुत सारी चीज है जो वहाँ प्रोडक्शन होता है लेकिन वहाँ खपत कम। गाड़ियों का प्रोडक्शन होता है वहाँ पे, महंगी महंगी गाड़ियाँ, लेकिन उनके हर घर में 3-3 गाड़ी खड़ी है। वो जॉगिंग करने जाते हैं तो दूसरी गाड़ी से जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो दूसरी से जाते हैं, फिर पैदल वॉक करना हुआ, इधर उधर घूमना हुआ तो दूसरा कुछ यूज करते हैं। तो कितनी गाड़ी ले वो एक घर में 3 गाड़ी पहले से, तो बिकेगी कहाँ? इंडिया में, जहां पर एक गाड़ी ले आओ तो राष्ट्रपति माने जाते हो आप जहां पे किसी तरह एक टीवी लगा दी गई, उसी में कभी कभी अगर रामचंद्र जी का सीरियल आता है तो पूरा मोहल्ला आके देखता है ऐसा है। तो जो बाइडेन जी क्या है, मोदी जी से हाथ मिलाए, मोदी जी से हाथ मिलाए, हाँ हमारा आपका संबंध बहुत अच्छा है, एकदम मस्त, हमारे यहाँ टीवी खरीदो और अपने यहाँ खूब बेचो ऐसे चाइना है, तो चाइना से बात तो बनने, शी जिनपिंग कितना भी आए मोदी जी से हाथ मिला ले, मोदी जी मानते नहीं ना, हम तुमसे बिजनेस नहीं कर पाएंगे ये सब मानना है, क्योंकि हमारे यहाँ विरोधाभास है काफी। चाइना की जो कंडीशन है बिल्कुल अलग। जैसे अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करते हैं किससे? चाइना से। अब ये विदेशी संबंध के बारे में बात हो रही है तो बताना पड़ता है। यहां से ऐसे ठीक ऐसे ही जैसे ऊपर चढ़ के जाओ, जितनी फोर्सेज जो लगा रखे हैं, अगर भारत की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश में 1500 मिलिट्री फोर्सेस खड़ी कर दो तो नीचे ही रहेंगे। चाइना ऊपर हिल्स पे है, भारत नीचे, 1500 फोर्सेस खड़ी हो, कुछ ना करें, ऊपर से अगर बड़ा बड़ा पत्थर का टुकड़ा ही तो ये मर जाएंगे तो कौन आगे रहेगा? ये भौगोलिक स्थिति, सीमा बार बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपने इंडिया की, लेकिन बन नहीं पा रही। भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि बहुत काम नहीं कर पा रहे। अब सामान बेचने वाली बात आई, सामान बेचने वाली बात, वो इतना होशियार है चाइना। ये तो चलो ठीक है, जो बाइडेन आए बेच दिए, जापान वाले से अच्छा संबंध आए बेच दिए, लैटिन अमेरिका के जितने हैं वो आए भारत से हाथ मिलाए बेच दिए, सामान सब खरीदते हैं, ऐसा नहीं। विदेशी ज्यादा चीज यूज करते हो, चाहे एलजी हो गया, चाहे आपका जो कंपनियां व्हर्लपूल यूज करते हो इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर ज्यादातर विदेशी यूज करते हो आप। मोदी सरकार को उससे चिंता नहीं। चाइना के सामान से दिक्कत, तो क्या किया गया? वर्ल्ड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, तो भारत इसका भी हिस्सा है। ये इसलिए बनाया गया है कि सारे देश एक दूसरे से व्यापार करते रहे, कोई एक दूसरे को मना नहीं कर सकता। पाकिस्तान चाहे कि हमारे यहाँ रुई ना आए तो ऐसा नहीं हो सकता। जो जो इसका हिस्सा है, इसमें भी एक जज बैठे हैं, वो कहते हैं हमारे यहाँ के सदस्य हो तो सामान आपस में अदला बदली और बेचना बिकना फिक्स रहेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए संस्था बनाई गई। चाइना भी इसका मेंबर है। चाइना जैसे ये मोदी जी मना करते हैं, वो यहाँ जाके चिल्लाने लगता है, कहते देखो हमें मना कर रहे हैं, हम बेचना ही नहीं दे रहे। अब मोदी जी के लिए और समस्या, 2018 में एक नया एंटी डंपिंग टैक्स आया, ADT। कैसे आया? अच्छा, ये बात तो पता ही चल गई होगी चाइना में कि काफी सस्ता सामान बना लेता है, क्योंकि घर ही में बनाता है। तो इंडिया का जो सामान काफी महंगा है, वो भी दुगने रेट में, दुगने से कम में वहां बिकता है चाइना में। आपने देखा होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, चाहे बियरिंग्स हो, आपकी पहनने वाली चीज हो, क्लॉथ्स हो, और चाहे खिलौने हो, काफी सस्ता है। और चाहे मोबाइल्स के ले लो, आप वीवो यूज करते हो, जियोमी यूज करते हो, ये सारे फोन कहाँ के? रियलमी यूज करते हो, कहाँ के? दैट्स इट। सस्ता सामान, अच्छी प्रोडक्टिविटी। इंडिया के कौन से थे प्रोडक्ट? माइक्रोमैक्स, लावा,
कब के मार्केट से बाहर हो गए। 15,000 में कौन सा फीचर्स दे रहे हैं जो चाइना वाले 6,000 में दे रहे हैं, ऐसा है। और कौन कहता है कि चाइना वाला प्रोडक्ट टिकता नहीं, आप वही तो चला रहे हो, भरोसा भी तो आपका है, ऐसा तो है नहीं कि आप चला नहीं रहे हो। तो क्या हुआ, एंटी डंपिंग टैक्स का मतलब, इसका मतलब होता है एंटी डंपिंग टैक्स। जब ये सामान काफी सस्ता बेचने लगा तो भारत को चिंता जाहिर हुई कि हाँ, जैसे मोबाइल फोन की कंपनियां बर्बाद हो गई चाइना के आगे, वैसे फिर कहीं हमारे अन्य वस्तुएं न बर्बाद हो जाए। चिंता तो जाहिर सी बात, कहते हैं ना मोदी जी स्वदेशी यूज करो, लेकिन हमारा भी तो भला दिखना चाहिए उसमें थोड़ा बहुत। स्वदेशी के चक्कर में हम अपनी क्यों ऐसी तैसी करा ले। तो मोदी जी को कुछ नहीं सूझा तो उनकी एक टीम जो वित्त मंत्रालय में काम करती है, उन्होंने सलाह दिया कि इसे ऐसे तो मना नहीं कर पाओगे आप, जैसे मना करेंगे वो कहाँ जाएगा, WTO जाएगा, वहां तुरंत वो कहेगा ये देखो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वहां मना नहीं कर सकते। कुछ ऐसा तरीका बताओ, कुछ ऐसा तरीका आप बताओ कि ये सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए। तो ADT है, एंटी डंपिंग टैक्स। हेलो क्लास में, एंटी डंपिंग टैक्स है। इसका मतलब था कि जो चाइना माल भेजेगा मना नहीं करेंगे, लेकिन उस पर टैक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टैक्स लगा देंगे। मान लीजिए दिवाली को आप लड़ियां लगाते हो, झालर जिसे लड़ियां बोलते हैं, जो भी कह लो आप, 80 रुपए में चाइना की लड़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, ऐसा मानना है आपका? लगाते भी हो, मेरा मानना है कि 80% लोग चाइनीज ही लगाते हैं। इंडियन वाली खरीदने जाइए आप, लगभग 150 रुपए में, और उससे छोटी रहेगी। ऐसे है, दुगना का लगभग अंतर पड़ जाता है। ऐसा नहीं कि ये चलती नहीं 80 वाली लड़ियां, एक ही सीजन आप ये चलाते हो, एक ही सीजन ये भी चलाओगे। अब ये बात और है कि हाँ नारा लगा दे स्वदेशी यूज करो, लेकिन कुछ लोग यहाँ भी अर्थशास्त्री हैं, वो भी अपना फायदा देखते हैं, कहते हैं हमें स्वदेशी से क्या मतलब है, हमें 2 दिन चलाना है। तो मान लीजिए एक छोटे से उदाहरण लेते हैं, इन्होंने क्या किया मोदी जी ने कि अब जितनी भी विदेशी झालर आएगी उस पर ADT लग जाएगा। क्या लग जाएगा, एंटी डंपिंग टैक्स लगाएंगे। तो क्या हुआ, मोदी जी ने जितनी भी झालर थी एंटी डंपिंग टैक्स उस पर परसेंटेज जो भी बनाना था वो बना दिया। ज्यादा तो नहीं रोक सकते, ज्यादा टैक्स भी नहीं लगा सकते क्योंकि WTO देख रहा है। हाँ थोड़ा बहुत टैक्स लगा सकते, टैक्स खूब लगा दिया। 80 रुपए की झालर कितने में हो गई, 100 रुपए में मान लेते हैं, या 110 में मान लेते हैं। अरे भाई 80 रुपए की चीज पर 30 रुपए से ज्यादा तो टैक्स नहीं लगा सकते हो आप, मेरा मानना है। इससे ज्यादा लगाओगे तो फिर जाएगा चिल्लाएगा। चाइना कहता है लगा लो टैक्स, कितना लगाओगे 150 का है तुम्हारा, और हमारा टैक्स लगाने के बाद कितना हुआ है, बेचूंगा तो अब भी मैं तुम्हारे मार्केट में पूरा मैं ही बेचूंगा। फिर कितने की हुई, 110 की, तब भी तो ये पीछे है। तो आज भी आपके मार्केट में बढ़त बनी हुई है चाइना की, क्यों, ये वजह है। अब असली तस्वीर समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि उसका सामान सस्ता है। उसका सामान सस्ता है, उसके पास लेबर ज्यादा है, उसके पास पॉपुलेशन ज्यादा है, उसके पास मेड इन चाइना का पूरा हॉरोस्कोप बना हुआ है। इंडिया को भी ये करते काफी टाइम लग जाएगा। जब आप बड़े स्तर की तैयारी करेंगे तो ये सब समझ में आएगा। फिर एक उदाहरण और देता हूं। पहले स्टार्टिंग में एक फोन आया क्या, रेडमी का, तो आपने सुना होगा पहले वो दुकान पे नहीं बिकता था, ऑनलाइन ही बिकता था। जब स्टार्टिंग में आया 2016 या 15 के आसपास में लॉन्च हुआ रेडमी, हाँ मान लिया 14-15 में, उस वक्त जो है माइक्रोमैक्स और लावा बूम पर थे, है ना, बूम पर मतलब खूब बिक रहे थे धड़ल्ले से, और कम दाम में रेडमी ने लॉन्च कर दिया चाइना ने कि लो ले जाओ। हमने अवतार ले लिया। ये बात यहाँ एनडीए की सरकार थी, पता चली
सरकार को लगा कि अब तो माइक्रोमैक्स अलावा गए, तुरंत सीमा ही सीज करा दी, सीमा सीज करा दी कि कोई भी मोबाइल इधर नहीं बिकेगा रेडमी का। ये इसने क्या किया, जाके WTO के पास बोला, चाइना ने, WTO पास। हाँ पहुंचा कि वो देखो हमें बेचने नहीं दे रहे हो। तो वो उन्होंने बोला कि भाई बेचने तो पूरी शर्तें हैं, आपने साइन किया है कि हम एक दूसरे से व्यापार करेंगे। तो भारत कहते हम तो करते ही नहीं, तो चाइना कहते कर पाएंगे हमारे यहाँ व्यापार हम तो वो चीज 80 रुपए की बेच रही है, 150 की बेचेंगे, हमारे कौन लेगा तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, भारत ने इनसे कहा WTO से कि हमारी कंपनियां बर्बाद हो जाएंगी तो इन्हें मत बेचने दो। WTO किसी तरह मान गई, चलो ठीक है रेडमी का फोन नहीं बेचने देंगे तुम्हारे। लेकिन इनसे ज्यादा बुद्धिमान है, तुरंत विदेशी कंपनी को पकड़ा, अमेजोन को। किसने, चाइना ने, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। कहा लो हमारा फोन बेचो खूब, तो मैं भी दे रहे हैं मुनाफा। फिर क्या हुआ, रेडमी धड़ल्ले से किस पे बिकने लगा, अमेजोन। आप तस्वीर समझ में आई। तो कुछ दिन तक 2 साल तो केवल ऑनलाइन ही मिला रेडमी। उसकी वजह क्या थी, ये लफड़ा था, लेकिन लफड़ा किसी को पता नहीं चल रहा था। 2 साल बाद जब भारत सरकार को लगा कि तो बिक तो वैसे ही रहा है, तो मना करने का क्या मतलब है कोई मतलब रह जाएगा। तो उसने क्या किया, लो भाई बेचो, वैसे भी बेचो। तो देखो कितना बुद्धिमान है, और कितने इसके पास पॉपुलेशन, कितना एनर्जीफुल, और कितनी ज्यादा पावर इसमें। तो ये इसे इतना, ड्रैगन को कितना आसान मत समझना, बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये हो गया, इसकी सीमा आपको पता चल गई। अब म्यांमार पे आ जाते हैं। म्यांमार, म्यांमार कितनी सीमाएं साझा करता है ये देख लीजिए। ये म्यांमार लगभग अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करेगा, अरुणाचल प्रदेश। दूसरा नागालैंड, किससे, नागालैंड से। तीसरा मिजोरम। चौथा त्रिपुरा। कितने स्टेट से हो गया, 4। चार नाम फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बारे में बता दें कुछ, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा ये तो। 4 अभी से बच गए। हाँ अरुणाचल प्रदेश सबसे पीक पे होता है ना। अभी से समझाऊंगा, इसके बारे में भी समझा देता हूँ मैं, ये नहीं कि इसके बारे में समझाऊंगा नहीं। सॉरी, इसमें एक ये नहीं है, मणिपुर था, मणिपुर, इसे दोबारा लिख लीजिएगा। हेलो, क्लास है बेटा, नमस्ते। हाँ पढ़ाएंगे, क्लास में आइए। हाँ इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, म्यांमार के बारे में। म्यांमार का अपने देश से भी काफी अच्छा संबंध रहा है, लेकिन व्यापार करने वाली जो कंडीशन है बिल्कुल अलग, बोलचाल में भी अलग। मणिपुर, हाँ मणिपुर मिजोरम, म्यांमार इधर ही तो होगा, ये तो राज्य है भारत के, वो टच कर रहे हैं मणिपुर मिजोरम से, है ना। ये इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अपने यहाँ सीमा इनकी लगती तो है,
लेकिन अभी बताएंगे भौगोलिक स्थिति क्या है, तो आप सोचोगे कि हाँ कैसे कर पाएंगे। ऐसे मान लिया गलत बन गया, लेकिन ये मान लीजिए म्यांमार यही तो है, ये भारत की सीमा ऐसे टच करेगा। तो ये जो जंगल है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तो पूरा अरुणाचल प्रदेश में पर्वत पर्वत मिलेगा। अब जैसे ही नीचे नागालैंड में आएंगे, मिजोरम में आएंगे, मणिपुर में आएंगे, तो लगभग 200-300 किलोमीटर का जंगल। मतलब ऐसा नहीं कि साफ सुथरा रास्ता है आप चले जाओ तुरंत। नागालैंड के जंगलों से इधर से उधर उस पार जाना म्यांमार में। अब ऐसे समझ लीजिए कि यहां से यहां तक की कोई सीमा आज तक बनाई नहीं गई, कोई बॉर्डर आज तक बनाया नहीं। इधर के आदमी इधर नहीं प्रवेश कर सकते, और इधर के आदमी इधर। भौगोलिक कंडीशन ही ऐसी, घना जंगल, एकदम लंबे लंबे पेड़, और उसी में एक तो ये तो घना जंगल, दूसरी बात नागालैंड के आदिवासी। आदिवासी के बारे में मैंने बताया था, उनका अपना कल्चर, अपने हिसाब से जीते हैं। जैसे उनके जंगल में कोई एंटी गलती से भी कर जाएगा, पता चला कि तुम जा रहे हो किसी तरह, कहां से बाढ़ आया लगा पता ही नहीं चला, लाद के ले जाएंगे, तुम्हारा एकदम कल्याण हो जाएगा। खा लेंगे, वो सब यही करते हैं। और जैसे इधर मिजोरम में आएंगे, इसे भी घना जंगल, दलदली भूमि, मतलब काफी 100 किलोमीटर तक ऐसे पानी भरा हुआ है। आप जाएंगे उसमें धंस जाएंगे, मोटे मोटे अजगर, जंगली बिच्छू, खतरनाक जानवर, कहां तक आप इधर से कुछ सोचोगे, कोई चांस ही नहीं बनता। आपको यकीन नहीं होगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में अभी ट्रेन नहीं पहुंच पाई, इसी वजह से। कहीं पहाड़ी है, आप यहाँ देख रहे हो 100 फुट, फिर नीचे देख रहे हो 200 फुट खाई, तो कहाँ से ट्रेन पहुंच जाएगी वहां पे? 200 फुट नीचे। हाँ ऐसे, मतलब खाई है, हिल्स है, जंगल है, सब कुछ, तो वहां बड़ा मुश्किल है विकास कर पाना। इसी वजह से एजुकेशन पीछे, हॉस्पिटल पीछे, सब कुछ पीछे है वहां पे। बस समझ में आई? तो म्यांमार के यहाँ के कौन है? मिन अल हैलंग, ये पीएम है। मिन अल हैलंग प्रधानमंत्री मान लीजिए, हैलंग, या सिर्फ हैलंग ही लिख लीजिए, हैलंग टाइटल है इनका, हैलंग लिखता है, ठीक है। और एक जैसे अपने यहाँ गांधी जी का नाम लेते हैं, वैसे एक मतलब यहाँ की नारी है आंग सान सू की, आंग सान सू की, ये आंग सान सू की, हाँ, ये वहां की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। इनका नाम बड़े रिस्पेक्ट और उससे लिया जाता है। ये भी हैं और बहुत ही संघर्ष किया है इन्होंने म्यांमार की धरती पर। म्यांमार से अपना संबंध कैसा भी रहा हो लेकिन ठीक रहा है, लेकिन म्यांमार अपने आप में ही पीड़ित रहता है। वो अपने आप, वहां पे क्या चलता है, गृह युद्ध चल रहा है, तिब्बती लोग और सेना के बीच में आपस में युद्ध होता रहता। आंग सान सू की, ये कौन है सर? म्यांमार वहां की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। जैसे अपने यहाँ गांधी जी महापुरुष है, नाम लेते हैं बड़े अदब के साथ, इज्जत के साथ, वैसे है। नहीं नहीं, इनका ऐसा तो नहीं है, लेकिन मानी जानी हस्ती है, ठीक है। अब आ जाते हैं, एक और स्टेप बताया था मैंने, ये बांग्लादेश। बांग्लादेश मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि बहुत ही अच्छा संबंध है, अपने यहाँ के ही लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने जैसे ही दिखते हैं, कोई बनावट में डिफरेंस नहीं। जैसे पाकिस्तान के लोग अपने जैसे ही, सिर्फ धर्म वो इस्लाम फॉलो करते हैं, हम क्या करते हैं, हिंदू धर्म फॉलो करते हैं। ऐसे बांग्ला बोलते हैं, इनकी भाषा थोड़ी सी अलग। यहाँ के पीएम कौन है? शेख हसीना, शेख हसीना, बांग्लादेश। हाँ शेख हसीना औरत है वो, और अपने देश से काफी अच्छा संबंध है। सब माना जाता है कि मोदी का जब जब बर्थडे होता है तो वहां से कम 5 साल वो भिजवाती है मोदी जी के लिए स्पेशल तोहफे के रूप में। और वो जो शॉल होता है वो भी इम्पोर्टेड होता है, ये नहीं कि शॉल वो ओढ़ते हैं ना, शॉल, हाँ,
शेख हसीना। फोटो में देखे हैं सर। मतलब उम्रदार है, ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे मोदी जी की एज है वैसे शेख हसीना जी की भी, ऐसे कंपेयर करते हैं मतलब और यहाँ का जो वो है, यहाँ की करेंसी का नाम है टका। क्या है? हाँ, कहते ना 2 टके की बात, तो टका वहां चलता है। और भाषा क्या है? बांग्ला, प्योर रूप से बांग्ला बोलते हैं। चूंकि अपने यहां से संबंध अच्छा है, रुपया बताया है, रुपया टका, और जो राजधानी है बांग्लादेश की वो ढाका है। आप समझ में आए? और कौन सा बचा था? हाँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया था कि आज भी ऐसा है कि बांग्लादेश से भी अपना संबंध अच्छा है, ज्यादा विवाद नहीं है। तो अभी यहाँ क्या है कि ये जो अपने स्टेट है इनसे सीमा बहुत ज्यादा बॉर्डर नहीं बनाया गया है, आ जा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया था एक बार, त्रिपुरा के लोग क्या करते हैं, आके बांग्लादेश में अपना जो भी काम धाम है करते हैं, दिन भर की दिहाड़ी करते हैं और शाम को अपने घर में वापस चले आते हैं। तो बिल्कुल नेपाल की तरह अपने यहाँ से संबंध है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, नेपाल के बारे में बताता चलो। नेपाल तो न घर का और न घाट का। चाइना उनसे बार बार कहते हैं, सुनो तुम हमारी तरह दिखते हो तो उनकी वाली क्यों करते हो नेपाल कहते हैं हाँ बात तो सही, हम तुम्हारी तरह तो दिखते हैं, लेकिन वो हमें सामान देते हो तुम मुझे दोगे। ये कहता है भारत हमें दाल देता है, तो वो कहता है हमसे दाल भी ले लो। जो कहता है सब। अब जैसे ही नेपाल में भूकंप आता है तो ये होड़ लगी रहती है, भारत पहले पहुंचता है या चाइना पहले पहुंचता है। नेपाल में अक्सर भूकंप आता रहता है, तो मदद देने की अलग राजनीति होती है कि हमारे हक में रहो, हमारे हक में रहो। भारत को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है नेपाल से। नेपाल से सिर्फ बिजली का उत्पादन ज्यादा होता है और भारत लेता है, लेकिन नेपाल उसके एवज में यहाँ से बहुत कुछ इम्पोर्ट करवाता है। हर साल तो भूकंप से त्रस्त रहते हैं, गेहूं चावल उनके यहाँ होता नहीं ज्यादा, तो सबको सप्लाई कहाँ से होता है? पानी की ही सप्लाई रोक दे भारत तो त्रस्त हो जाए। तो बीच में एक बार विवाद हो गया था, सब कुछ सीज कर दिया गया था भारत से, त्राहिमाम मच गई थी नेपाल में। लेकिन अब राजनीति अलग है, बहुत ज्यादा दबाव भी नहीं दे सकता भारत, क्योंकि चाइना बिल्कुल जैसे ही इधर से हाथ ढीला होता है, चाइना तुम तो हमारे भाई हो, आओ कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो चाइना, ये नेपाल की ऐसी स्थिति। बांग्लादेश में मैंने बताया था एक विशेषता ये भी है कि जो भारत की गंगा है यहाँ पे आती है, तो गंगा किस नाम से जानी जाती है यहाँ पे? पद्मा। और ब्रह्मपुत्र ऐसे बहते हुए अरुणाचल प्रदेश होते हुए बांग्लादेश में एंट्री करते हैं, उसे किस नाम से जानते हैं? जमुना। दोनों नदियां यहाँ पे मिलती हैं तो किस नाम से हो जाती हैं? समझ में आ रही है ना बात? सोचो पहली दूसरी क्लास में बताया था, लेकिन मैप से बताया था तो आज भी आपको याद है। मैप से पढ़ने का यही आपका फायदा है। ठीक, अब कहाँ चले? श्रीलंका के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ से भी कुछ खास खराब संबंध नहीं है। तमिलनाडु के लोग तमिल बोलते थे, एक जमाना था। आपका पुरानी कहावत भी है कि यहाँ वो त्रेता युग है, श्री रामचंद्र वाला क्या है, सतयुग है, क्या है कि हाँ मतलब रावण सीता जी को लेके चले गए थे, तो यहाँ पे कौन सा राम सेतु भी बना हुआ है। और यहाँ के लोग तमिलनाडु के आधे से ज्यादा कौन सी यहाँ पे बसा हुआ है, क्या बोलते हैं वो? तमिल मलयालम। इंडियन ही है वो, लेकिन नाम अब क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका ये भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, बस अपने ही लोग हैं समझ लीजिए। ठीक, और कौन बचा? लगभग सब तो हो गए। तो मैपिंग से आपने बहुत सारी चीजें आज सीखी होगी, बात समझ में आई? मैंने जितने भी देश बताए उसकी राजधानी बताई, आप जिसकी नहीं बताया है मैंने वो गूगल कर लेना, ठीक है? वहाँ का रुपया क्या है इसी माध्यम से समझ लेंगे, वहाँ के पीएम कौन है ये समझ लेंगे, वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है ये भी आप नोट कर लेंगे। बराबर एक घर पे जाइएगा तो बढ़िया से एक पेज बनाइएगा, जितनी चीजें मैंने समझाई कंसाइज करके आप लिख लेंगे। तो ये भारत और उसके पड़ोसी देश और उसके साथ संबंध, आज एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। बात समझ में आई? ऐसे ही सिलेबस देखते रहिए आप, सिलेबस देखेंगे तभी पता चलेगा कि क्या बचा है क्या छूटा है। अब देखिए
वस्तु एवं सेवा कर मैंने पढ़ाया, और क्या पढ़ाया इसमें? भारत और उसके पड़ोसी देश पढ़ाया, भारत का भूगोल पढ़ाया, और क्या पढ़ाया मैंने? मानवाधिकार पढ़ाया। तो देखिए इसमें से टॉपिक खत्म हो रहे हैं कि नहीं खत्म हो रहे हैं? मेरी कोशिश है जो वनडे वाले टॉपिक में फटाफट खत्म कर रहा हूँ। इतिहास और विज्ञान ये थोड़ा सा कोर टॉपिक है और बड़े बड़े हैं, तो जितना टाइम बचेगा इस पे मैं दूंगा, लेकिन वनडे वाले आपको ये कहने का चांस नहीं दूंगा कि हाँ सर जी ये नहीं बताया गया। और मैं जिस तरीके से खुद पढ़ता हूँ, अभी मैं भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं कि पढ़ता नहीं, उसी में विश्वास रखता हूँ कि आपको भी बताऊं। मैं हमेशा सिलेबस से पढ़ता हूँ, सिलेबस से ही आपको बता रहा हूँ। ये सब चीजें आपके लिए स्पेशल है, जो नीचे वाली लाइन, और ये चीजें आप यहीं पे अप्लाई मत कीजिए। विकास सर बताते हैं इसके बारे में कि नहीं? आपको मैथ वाले टीचर बताते हैं कि नहीं बताते हैं सब? ये नीचे वाला जो पोर्शन था कहाँ गया है भाई? चलो ऐसे रहने दो। तो एक एक इसका भी देख लीजिए, जैसे परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है। हाँ पूरा आप सिलेबस आपके ग्रुप पे भेजा जा चुका है। एक एक चीजें एनालाइज कीजिए, कौन सी छूट रही है आपकी। बात समझ में? आपके पास पढ़ने का समय कितना है? केवल 7 और 8 दिन। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करना है, नया चीजें पढ़ना बंद कर देना है आपको। क्लियर है? तो सिलेबस पे हमेशा नजर गड़ाए रखिए। कल कोशिश है कि आपको शायद साइबर क्राइम के बारे में बता दूं मैं, या फिर जो भी टॉपिक हम वो करेंगे वो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, आज टाइम काफी लेट हो।